गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह एसआईसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं के सभी छात्रों को, जैसा कि इसके पूर्व भी आपको वीडियो बना करके दिए जा चुके हैं, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं व गौण विधाओं का अध्ययन आपने किया है। आज हिंदी गद्य का पहला टॉपिक है, आपका पहला अध्याय है राष्ट्र का स्वरूप हिंदी गद्य का, जो सभी छात्रों के लिए है। 12वीं के कक्षा 12वीं के सभी छात्रों के लिए है। आर्ट, कॉमर्स, बायो, मैथ, किसी भी सेक्शन, सारे सेक्शन के लिए है। तो इसमें आज हम राष्ट्र का स्वरूप पढ़ने से पहले, राष्ट्र का स्वरूप मूलतः है क्या? भूमि, भूमि पर बसने वाले लोग और वहाँ की संस्कृति, ये कुल मिला जुला रूप ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करता है। वाजिब बात है कि इसमें 3 प्रकरण बनेंगे, तो इससे पहले कि हम वासुदेव शरण अग्रवाल का भी एक प्रकरण मानकर और इनका भी अध्ययन एक संक्षिप्त रूप में करें, एक वीडियो हम इससे भी देते हैं। तो आइए पहले हम सबको अध्ययन करते हैं, अध्ययन कराते हैं इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो अग्रवाल को आप वैसे विस्तार रूप से आप अपने किताब से, अपने घर पे बैठे बैठे आप आस पास या अन्य लोगों जो उससे संबंधित जानकारी जहाँ से भी मिलती है आप लेते रहेंगे। आप किताब की सहायता से या नेट की सहायता से, जैसे भी आप पढ़ें, विस्तृत ज्ञान तो आप घर पर अध्ययन से ही करेंगे, लेकिन संक्षिप्त जानकारी चूँकि वीडियो से दिया जा रहा है तो इसलिए संक्षिप्त जानकारी ही, क्योंकि मोबाइल से पहले भी बताया जा चुका है कि उतना लोड करने में समस्या आती है, तो संक्षिप्त जानकारी ही आपको दी जा सकती है यहाँ से। तो यह कृतित्व, वासुदेव शरण अग्रवाल का कृतित्व और व्यक्तित्व का अध्ययन आप करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था और 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और इसके पश्चात पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। 1941 में इन्होंने पीएचडी भी की और 1946 ईस्वी में आके डीलिट की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया। 1951 ईस्वी में सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बड़ी ही प्रतिष्ठापूर्वक, सफलतापूर्वक इन्होंने कार्य किया। सन 1951 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए और 1952 में आकर ये लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से इनको व्याख्याता नियुक्त किया गया। इस प्रकार से यह देखा जाए तो अपने जीवन क्रम में इनको बड़े ही एक के बाद एक सफलता मिलती गई और उच्च शिक्षा को इन्होंने काफ़ी उच्च शिक्षा भी अर्जित कर लिया। 1967 में आकर के, क्योंकि हर व्यक्ति का निधन तो होना निश्चित है, 1967 में आकर इनका भी निधन हो जाता है और क्योंकि इनके भाषा पर अधिकार था, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं पर इनका बड़ा ही गहरा अधिकार था, बहुत गहरा प्रभाव था। तो इसलिए इनके जो निबंध थे वो निबंध भी बहुत ही ऐसे रहे कि निबंध भी उसी तरह के लिखे गए। इनके द्वारा जो लिखे गए निबंध हैं ये भी उसी तरह से संस्कृति के को वैज्ञानिक और अनुसंधानात्मक दृष्टि से इन्होंने जो निबंध लिखा, अपना निबंध लिखा, कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन, वेद, पुराण, महाभारत के ऊपर ये समीक्षात्मक टिप्पणियां भी लिखा करते थे। तो उसके अतिरिक्त इन्होंने जो स्वयं की रचना किया उसमें से है कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, भारत भूमि। इस प्रकार ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इसके अतिरिक्त भी इन्होंने किया उरु ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ, ऐसे इन्होंने तमाम सारे ग्रंथों की भी रचना किया। तो ये रहा आपका इनके द्वारा लिखित साहित्य। आप प्रश्न ऐसे बनाएंगे कि इनका जीवन परिचय क्या है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वृत्तांत हमने जो बताया वो आप लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप इनमें ये बना लेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा
प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, तो आप लिखेंगे जो बताया गया, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, भारत भूमि, ये प्रमुख कृतियां हैं इनकी। या ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि भारत वासुदेव शरण अग्रवाल का किन किन भाषा पर अधिकार था, तो आप लिखेंगे ऐसे जैसा बताया गया है कि संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अंग्रेजी है, इन पर इनका विशेष अधिकार था। इनके निबंधों में भारतीयता की संस्कृति बड़े उदात्त रूप में व्यक्त हुआ है। इनके कथन से प्रामाणिकता है कि उनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है और इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में वे अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय बने रहेंगे। इसमें राष्ट्र का स्वरूप टॉपिक का वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में कृतित्व और व्यक्तित्व का आपने अध्ययन किया होगा। अब आप अध्ययन करेंगे राष्ट्र का स्वरूप। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्र के स्वरूप में हमने आपको पहले भी बताया था कि भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, जन की संस्कृति, ये तीनों का मिला जुला रूप यानी सम्मिलित रूप से ही किसी राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो राष्ट्र का स्वरूप जो है यह वहाँ के लोगों के ऊपर, वहाँ की संस्कृति के और वहाँ की भूमि पर, ये तीनों में से अगर एक न हो तो फिर वो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे अमेरिका है, थाईलैंड, रूस, कनाडा, जर्मनी, जापान, तमाम ये सब देश हैं, तो वहाँ की एक संस्कृति है, एक क्षेत्रफल भूभाग है, वहाँ पर एक अपना लोग हैं, तो इन सबको क्या है कि एक राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन बृहस्पति ग्रह को कोई राष्ट्र नहीं कहता, शनि ग्रह को कोई राष्ट्र नहीं कहता, क्योंकि वहाँ की कोई संस्कृति नहीं, वहाँ कोई जीवन ही नहीं, तो फिर संस्कृति का उदय होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो राष्ट्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस बात पर निर्णय देता है कि वहाँ की भूमि, वहाँ के जन और वहाँ की संस्कृति, इन तीनों का मिला जुला रूप ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करता है। कहा गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है और राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं, अगर जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से इतनी गहरी होंगी, जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी मूल चीज ये है कि पृथ्वी का आदि से अंत तक जानकारी रखना हमारा कर्तव्य है। वो हमारे अध्ययन के परिधि में होना चाहिए, क्योंकि उसको हम नहीं जानेंगे हमारी धरती माँ क्या है, हमारी धरती के अंदर बाहर किस प्रकार के उपज हैं, जैसे किस तरह की खनिज संपदा है, रेगिस्तान, या पर्वत, पहाड़, नदियाँ आदि प्राकृतिक संसाधन हमारे देश में क्या है, इन सब के बारे में यदि हम नहीं जानते हैं तो हमें राष्ट्र के प्रति उतनी बलवती, उतना प्रेम नहीं होगा जितना कि हमें होना चाहिए। हम जानते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की बात यदि आप जानते हैं कि यहाँ द्रव्य है, यहाँ धन है, तो आपका लोभ थोड़ा उसके प्रति बढ़ जाता है। फिलहाल लोभ की बात अलग है, मैं प्रेम की बात है कि भाई राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम तभी होगा अधिक जब हम उसके बारे में जानेंगे। आप अपने माता पिता के बारे में कुछ जब जानेंगे नहीं, तो माता पिता या सगे संबंधी के बारे में जब कुछ नहीं जानेंगे, उनके बारे में आपका स्वाभाविक कोई प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। प्रेम तब होता है जब आपका सामीप्य मिलता है, आप उसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्र के प्रति आपको जानना, उसके बारे में अध्ययन करना, ये आपका कर्तव्य है। क्या कि इस कर्तव्य की पूर्ति एक दो तरह की नहीं, सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी की सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है।
गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार का अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से उसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन के परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृण, लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। मेघ बरसते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा, जंगलों की सिंचाई नहीं होती। जंगल में कौन सिंचाई करने जाता है? नहीं सिंचाई होता, वो प्रकृति बरसती, बारिश होता है, जंगल अपने आप, जंगल में बीहड़ बीहड़ पेड़ हो जाते हैं, प्रकृति से अपना जो है कि खुराक खींच लेते हैं। क्या है कि उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। हमारी हवाएं जहरीली ना हो, हमारा वातावरण सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश की जो लोग हैं ये सुरक्षित रहे, ये मानव संसाधन सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, बलिष्ठ रहे, यहाँ की जनता, यहाँ की पर्यावरण, यहाँ का भूमि, यहाँ का जन, हर दृष्टि से जब हम उन्नत रहेंगे और तो इसके बारे में हमें जानकारी रखेंगे, तो ये हमारा देश के प्रति हमारा प्रेम और प्रगाढ़ होता जाएगा। और ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माँ की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचय न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। 1-2 वर्ष नहीं, पृथ्वी के अंदर एक कोयला कैसे आता है, ये आप सामाजिक अध्ययन में पढ़े होंगे। एक इस पर हम अगर टिप्पणी करेंगे तो फिर हम इस वीडियो को इतना शॉर्ट इसको पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए हम संक्षिप्त में ही खींचना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, बहुत सारी बात आपको बताना चाहते हैं। यह जो चीज़ें हैं, आप इनका अध्ययन के परिधि में आपको आना चाहिए। ये धरती के अंदर जो धरती रत्न गर्भा कहलाती है, रत्नों को धारण की हुई है, हमारी मातृभूमि ये धरती जो है रत्नों को धारण करने वाली है। सोना, जिप्सम, ग्रेनाइट या हीरा, ये सब सारे जो पदार्थ हैं कहाँ से आते हैं? धरती के अंदर से आते हैं। तो इनके अंदर जो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जो पोषण मिला है, धरती माँ ने उसे रखा है, वो किसके लिए है? हमारे आप के लिए, मानव के लिए है, मानव के उपार्जन के लिए है, मानव के उपभोग के लिए है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों को पृथ्वी की देह को सजाया है। ये धरती, गंगा, यमुना, सोन, केन, बेतवा, चंबल, कावेरी, घाघरा, तमाम सारी नदियां हैं जो इस भारतवर्ष में बहा करती हैं। तो वो नदियां बह करके कई हजारों वर्षों से बहती आ रही हैं, कई लाखों करोड़ों वर्षों से बहती आ रही हैं नदियां, और यह इस धरती की सस्य श्यामला को और बढ़ाती, उर्वरता की शक्ति को और बढ़ाती हैं। उससे हमको क्या क्या फायदा होता है? पर्वत से, जंगल से, झरने से, रेगिस्तान, इन सब सारी चीज़ों से, इन प्राकृतिक वनस्पतियों से हमको क्या फायदा है, ये जानना भी हमारा कर्तव्य है। हम जानेंगे तो ही हमको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम अधिक प्रगाढ़ होगा। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर जब कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ये जो जड़ पत्थर हैं, जब इनको शिल्पकार तराशता है तो ऐसे जीवंत प्रतिमाएं बोल उठती हैं। मालूम पड़ता है कि वो प्रतिमा बोल उठेगी और वह पत्थर भी बहुत बेशकीमती हो जाते हैं। तो नाना भांति की अनगढ़ नग विद्य की नदियां कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति की अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से छिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक प्रसाधन में उनके छोटे पत्थरों की भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। अब आप ही हैं, अब सागरों महासागरों के बारे में आप सोचते नहीं कि ये इससे क्या फायदा है, जबकि ये नहीं जानते कि सागर और पहाड़ ये हमारे देश की प्राकृतिक सुरक्षा है, ये कवच है हमारे देश के।
सागर को पार करके ही कोई आतंकवादी आ सकता है इधर से। इधर हिमालय पर्वत को जो लांग कर आएगा वही आ सकता है, इतनी शक्ति किस में है। तो हम प्राकृतिक प्राचीरों से, प्राकृतिक दृढ़ता से बधा हुआ हमारा देश है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको स्वयं जानना चाहिए कि इनसे हमको क्या फायदा है, हमें क्या क्या हमको इससे लाभ है, इनके बारे में भी हमें अध्ययन करना चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान। हम सोए हुए हैं तब तक जब तक हमारे अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती, जानने की प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना होगा। यह कार्य उत्साह अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उसमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कर समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।